हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। बड़ा मज़ा कर रहे होंगे, उम्मीद ऐसी ही है। हर सब्जेक्ट का आप लोग आनंद ले रहे होंगे, हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का। सारे वीडियो से उम्मीद है कि समझ में भी आप लोगों को आते हैं। जैसा कि कमेंट्स आप लोग करते हैं, पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी मेहनत सार्थक जा रही है, हमारी टीम की मेहनत सार्थक जा रही है। आइए ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए हम लोगों के साथ, चैनल के साथ में, और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो होप करते हैं हम लोगों से, वो होप कभी ना टूटने पाए। ठीक है, आइए अपने मूल विषय वस्तु पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मूल विषय वस्तु हमारी है, वो हिंदी लैंग्वेज पे है। हिंदी लैंग्वेज को हम लोगों ने देख लिया कि हिंदी बनी कहाँ से। संस्कृत से, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुई हिंदी आती है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हिंदी बनती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिंदी जो है भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा एक के रूप में 5 उपबोलियों में विभक्त हो जाती है, उपभाषाओं में विभक्त हो जाती है। 5 उपभाषाओं में, जिसका नाम रहा है आप लोगों के राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 आपके विभक्त किए गए भागों में, और इसके 18 बोलियां इसकी विभक्त की गई, जिनमें से हम लोगों ने देखा जो पश्चिमी हिंदी है उसका वर्चस्व काफ़ी दूर तक रहता है। यानी कि शुरुआत में जैसे ये 18 बोलियों में से 3 बोलियों का ही वर्चस्व रहता है, ब्रज भाषा रह जाती है जो कि पश्चिमी हिंदी की एक लैंग्वेज है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, पूर्वी हिंदी की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका अवधी जो भाषा रहती है उसका वर्चस्व रहता है। और फिर अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी में पुनः चले जाएंगे तो खड़ी बोली का वर्चस्व आ जाता है समय के साथ। तो यानी कि 3 जो बोलियां इसमें रही हैं, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। तो हमने देखा कि समय के साथ साथ कालक्रम बीतता चला जाता है और ब्रजभाषा भी समाप्त हो जाती है, उसका गद्य और पद्य से दोनों से अधिकार चला जाता है। यही हाल अवधी भाषा का भी रह जाता है। और खड़ी बोली क्या हो जाती है, एक जनमानस की सामान्य भाषा बन जाती है। और आधुनिक काल के इस दौर में खड़ी बोली का ही वर्चस्व रहा है और ये आगे बढ़ती चली गई। और खड़ी बोली आज भी हम लोग यूज करते हैं, उसके स्वरूप थोड़े थोड़े से भिन्न हैं जगहों के आधार पर। बाकी इस समय खड़ी बोली का ही दौर चल रहा है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ हम लोगों ने जो देखा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की जो एक अवधारणा उत्पन्न हुई, राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी अडॉप्ट की गई, हमारी राज्य की भाषा स्वीकार की गई, उसके संदर्भ में थोड़ी आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हिंदी इतनी भारत विविध भाषाओं को बोलने वाला राष्ट्र है, वहाँ पर हिंदी का कैसे वर्चस्व बना और स्वतंत्रता संग्राम ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनने में, और राजकाज की भाषा जो हिंदी हमारी अडॉप्ट की गई वो क्यों की गई, इस विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। और किन किन का इसमें योगदान रहा है कि जो कि हिंदी को आगे वेटेज दिया गया, बढ़ाया गया हिंदी को। तो आइए थोड़ा जानते हैं, पहले इसको समझें कि स्वतंत्रता काल में जो पीरियड 1900 से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है, उस दरमियान चूँकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का पीरियड था, देश के युवा प्रतिभाशाली लोग या जनमानस पूरी तरह से हिंदी एक तरह से कहिए कि दासता से मुक्ति चाह रहे होते हैं, और मुक्ति के लिए फिर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या अंग्रेज़ों ने इसमें क्या योगदान दिया है, या तमाम सारी जो धार्मिक और एक तरह से कहिए कि सामाजिक जो संस्थाएं रही हैं उसमें हिंदी के विकास का क्या रोल रहा है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं उन लोगों का क्या रोल रहा है हिंदी के विकास में। इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में राष्ट्रभाषा क्या होती है, या राजभाषा क्या होती है, या मातृभाषा क्या होती है। इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें माइन्यूट अंतर होता है, जिसे लोग कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं पहली बात आपको बताऊंगा, मातृभाषा होती है क्या। मातृभाषा का मतलब होता है जो मदर टंग हो, यानी माँ की जो भाषा होती है वही मातृभाषा होती है। ठीक है, माँ की भाषा का मतलब है कि बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है वहाँ उनकी माँ की, और जब माँ की भाषा होगी तो यानी कि उस परिवार की भाषा होगी, यानी पिता की भाषा होगी, वहाँ के और भाई बहनों की भाषा होगी, या उनके पूरे खानदान की भाषा वही होगी। जो खानदान की भाषा होगी या खानदान की भाषा जो होगी वही माँ की भाषा होगी, और खानदान की भाषा वही होगी जो उस गाँव
या देश, उस समाज की जो भाषा होगी, उस समाज की जो भाषा होगी वही तो माँ की भाषा होगी, परिवार की भाषा होगी। तो जो मदर टंग होती है, माँ की जो लैंग्वेज होती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस नाते कहा गया है कि बेसिक एजुकेशन जो दी जानी चाहिए बच्चे को, वो हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए, यानी जो उनकी माँ की भाषा, यानी कि किसी की तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, हिंदी है, उर्दू है, कुछ भी है, कोई लैंग्वेज है, तो उनकी बेसिक एजुकेशन हमेशा मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी मातृभाषा में होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हो गई भाई मातृभाषा। अब आप बात करेंगे हम लोग राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या होती है। तो देखिए राष्ट्रभाषा क्या होती है, पहले इसको भी जाने, और दूसरी चीज राजभाषा। तो हम लोग राष्ट्रभाषा को थोड़ा डिटेल करेंगे, उसके पहले हम लोग राजभाषा के बारे में बात कर लें, जिसे हम लोग राजभाषा को कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सरकार के कामकाज की जो भाषा होती है, जितने भी सरकारी काम होते हैं किसी भी कार्यालय में, उनके जो कामकाज की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी राजभाषा कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियोस में हम लोग विशद रूप से चर्चा करेंगे कि क्यों हमारी जो राष्ट्रीय राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी क्यों अडॉप्ट की गई, कैसे की गई, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या है, एक्चुअल में राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जरा आप जानिए कि कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे होती है और किस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाएगा, इस पर एक बड़ा विवादित प्रश्न होता है। राष्ट्रभाषा के अंतर्गत भाषाएं जो आती हैं वो कोई एक भाषा नहीं आती है, उसमें बहुतेरी भाषाएं आती हैं। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्रों में, हमारे देश में बहुत सारे प्रांतों में हमारा देश बटा हुआ है, बहुत सारे राज्य हैं। जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या हम पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम सारे प्रदेशों में चले जाएं, वहीं हम जम्मू एंड कश्मीर में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, उत्तराखंड में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, ये बहुत सारे क्षेत्रों में भिन्न भिन्न लैंग्वेज का प्रयोग होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये तमाम सारी लैंग्वेज आपने सुन रखी होंगी। और आप यह भी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, 22 भाषाएं हमारे यहाँ हैं। तो ये किसी राष्ट्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको ही हम लोग राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यानी 22 भाषाएं हमारी जो हैं ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं कहलाएंगी। ध्यान समझिएगा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा। सीधी सी बात है कि राष्ट्र में जो बोली जाती है वो राष्ट्रीय भाषा, उसे इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो नेशनल लैंग्वेज कहेंगे। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, यहां पर क्या कहेंगे, नेशनल लैंग्वेज, यानी कि राष्ट्रीय भाषा। अब राष्ट्रीय भाषा होगी तो सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रीय भाषा तो फिर तो बहुतेरी हो गई, कोई एक भाषा रह नहीं गई राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश की, इसी नाते जब आप एग्जाम में क्वेश्चन में आते होंगे, देखे होंगे, तो वहां पर पूछता है कि भारत की राजभाषा क्या है, ना कि राष्ट्रीय भाषा पूछता है वहाँ पे। राष्ट्रीय में नहीं, राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हो जाएंगी, तो 22 भाषाएं हमारी हो जाएंगी। राष्ट्रीय भाषा की अगर हम बात करेंगे तो हमारी 22 लैंग्वेज हैं, और अगर हम राजभाषा की बात करेंगे तो हिंदी हमारी है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहेंगे। नेशनल लैंग्वेज माने, नेशनल मतलब क्या, राष्ट्र, राष्ट्र की जो भाषा हो, तो राष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो राष्ट्रीय भाषा में 22 भाषाएं लगभग आ जाएंगी आपकी। समझिएगा थोड़ा सा। तो अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो एग्जैक्टली जो अंतर है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि नेशनल लैंग्वेज जो होती है वो बहुतेरी भाषा होती है, तो क्या किसी बहुतेरी भाषाओं को, बहुत सारी भाषाओं को क्या राष्ट्रीय लैंग्वेज कहेंगे क्या? हाँ, अगर देखा जाए तो कहा जाता है उसको। लेकिन होता क्या है कि जब राष्ट्र के लोग, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग करके, परित्याग करके जनसंपर्क किए या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम बनाए, किसी एक भाषा को जो प्रेफरेंस दे दिया जाता है, किसी एक भाषा को वेटेज दे दिया जाता है अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए, को छोड़ते हुए।
जैसे हम लोग घर में अपनी लैंग्वेज जो बात करते हैं वो हमारी अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल या सोसाइटी में जब जाते हैं तो सोसाइटी की जो लैंग्वेज होती है हम उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ देते हैं और वहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जो राज्य की भाषा, राष्ट्र की जो भाषा होती है। तो अगर लोग अपनी भाषाओं को जो उनकी क्षेत्रीय स्तर पे बोली जाती है, जैसे मान लो कहीं भोजपुरी बोली जा रही है, कहीं तमिल बोली जा रही है, कहीं उड़िया बोली जा रही है, कहीं कन्नड़ बोली जा रही है, कहीं मलयालम बोली जा रही है, कहीं तेलुगु बोली जा रही है, तमाम सारी ऐसी लैंग्वेज जो बोली जाए, मराठी बोली जा रही है, राजस्थानी बोली जा रही है, इनसे हट करके किसी एक भाषा को प्रेफरेंस देना जिससे कि जनसंपर्क आसानी से हो जाए, कम्युनिकेशन आसानी से हो जाए, तो वह क्या कहलाती है, आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा की अवधारणा कब जरूरत पड़ती है, जब किस राष्ट्र को किसी को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी हो, बातचीत करनी हो, तो वहाँ पर जो किसी एक भाषा को जब वेटेज दे दिया जाता है तो उसी को राष्ट्रीय भाषा कह दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बहुत सारी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है तो हिंदी को फिर वेटेज क्यों दिया गया। हिंदी को वेटेज देने के पीछे का रीज़न रहा है कि बहुत सारे राज्य यानी हृदय स्थल के जो राज्य रहे हैं उसमें हिंदी बोली जाती थी और हिंदी कमोबेश लगभग बहुत सारे राज्य के लोग जानते थे, चाहे टूटी फूटी हिंदी जानते रहे हों। तो ये हुआ कि किसी चीज़ को जो संचार किया जाए, प्रचार किया जाए, तो उसकी लैंग्वेज को हिंदी रखा जाए। जैसे इसकी अवधारणा की उत्पत्ति जो होती है, ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसी राष्ट्र को जब स्वतंत्र होना होता है, कोई गुलाम होता है या कोई राष्ट्र को एक मैसेज देना होता है, सत्ता परिवर्तन करनी हो या राज्य को बदलना हो, जैसे मान लो कहीं राजतंत्र हो और राजतंत्र में आताताई राजतंत्र हो, उसको बदलने के लिए कोई एक लैंग्वेज वहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि लोग अपनी बातों को कह सकें और उसका विरोध व्यक्त कर सकें। यही स्थिति कहीं न कहीं भारत के साथ भी होती है। अंग्रेजों की गुलामी जो रहती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ करके एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को अडॉप्ट करते हैं, फिर वहाँ पर इसका प्रश्रय, इसका श्रय देते हैं। इस चीज़ को हम लोग अगर देखें, राष्ट्रभाषा जो होती है जनमानस की भाषा होती है, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में जिक्र किया, और ये अपने व्यक्तिगत हितों से उठ करके सारे कार्यों को करती है और ये कम्युनिकेशन का एक बेहतर माध्यम प्रोवाइड करती है जिससे कि लोग आसानी से कम्युनिकेशन कर लें। तो ये तो कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट रहे हैं। तो और भी चीज़ आप इसके साथ साथ जानें कि राष्ट्रभाषा जो होती है वह कभी भी कोई विदेशी भाषा नहीं हो सकती है। राष्ट्रभाषा के लिए कंडीशन में आप देखेंगे तो वो होती है क्या कि ये हमेशा स्वभाषा ही होती है। स्वभाषा मतलब यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज ही हमेशा राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा कभी विदेशी भाषा नहीं हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया कि जो जनता के द्वारा बोली जा रही हो, वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जा रही हो। मान लो किसी देश में 22 भाषाएं, 20 भाषाएं, 10 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से जो कोई एक भाषा को ज़्यादा लोग बोलते होंगे, उसी भाषा को जब कोई क्रांति का दौर आएगा तो उसमें उसी भाषा को वेटेज दे करके लोग कर लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रभाषा को जैसे मैंने बताया स्वभाषा होती है, और राष्ट्रभाषा जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि समय के साथ इसमें अगर जनता चाहे, वहाँ के लोग चाहें तो उसमें परिवर्तन भी करते रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा की अवधारणा क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि जब राष्ट्रीय एकता को जागृत करना होता है तब ये चीज़ होती है। जब हमारा देश गुलाम था तो 1900 से लेकर 1947 के दशक में जब क्रांतिकारियों ने जब भारत में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की जो अपनी रणनीति बनाई तो उसमें अपने कम्युनिकेशन का माध्यम जो रखा वो हिंदी को रखा। सारे लोग, चाहे वो पंजाब के रहे हों, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग रहे हैं, भरसक प्रयास करते थे कि एकता हमारी सृजित रहे और फिर हम अंग्रेजों के खिलाफ अपने योजनाओं को बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठीक है। यही चीज़ होती है मूल रूप से। चलिए तो अब बात करते हैं कि नेशनल लैंग्वेज से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेशनल लैंग्वेज देखते हैं कि नेशनल लैंग्वेज को बढ़ाने में किन लोगों का योगदान रहा है। नेशनल लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी हमारी भाषा रही है उसके बाद में जब नेशनल लैंग्वेज हमारी बनेगी तो देख चुकी हमारी बात हो रही है 1900 से लेकर 1947 तक के दौर की बात हो रही है। उस समय देश क्या था, गुलाम था। तो गुलाम जब राष्ट्र रहेगा तो वहाँ पर तो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी रहेगी नहीं, और वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी रहेगी जो उसका शासक रहेगा। तो शासक की ऑफिशियल लैंग्वेज है
बट जो है उसमें राजभाषा हो नहीं सकती ऑफिशियल लैंग्वेज। उस समय हमें क्या है, राष्ट्रीय एकता को दिखाना है, तो कोई राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज हमको बनाना होगा, तो नेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को अडॉप्ट किया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि हिंदी जब माध्यम बनती है तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि चूंकि उस दौर की बात होगी कि जब अंग्रेजों का शासन था और सारे अंग्रेजों की जो लैंग्वेज हुआ करती थी इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी। इंग्लिश लैंग्वेज होने के कारण से मुन लोगों को यहाँ पर शासन संचालन करने में सुविधा आती थी, तो वहाँ के बहुत सारे जो अंग्रेज हुआ करते थे वो भारत में आते थे। उनको इसी के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है और वहाँ पर कुछ भाषा मुंशियों की नियुक्ति की जाती है जो कि हिंदी भाषा के अच्छे जानकार होते हैं और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे वो जन सामान्य में आसानी से उस चीज़ को कन्वे कर सके, समझ सके उनकी बात को और फिर वो शासन स्तर तक बातों को पहुँचा सके। तो एक बड़ा माध्यम अंग्रेजी बनते हैं, हिंदी भाषा के विकास में बड़ा योगदान देते हैं ये। आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया था हमने कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, कुछ 2 भाषा मुंशी इंटरनल रहते हैं और 2 भाषा मुंशी बाहर के रहते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं और राजा शिव प्रसाद हैं। इनके बारे में हमने चर्चा की थी, आप लोग वीडियो देखिएगा पीछे जा करके, ठीक है। तो वहाँ पर सारी डिटेल मिलेगी आपको। वो चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो भाषा का क्या, राजभाषा का योगदान इसमें देखा, अंग्रेजों का एक बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। दूसरे अगर देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार जितने भी संस्थाएं थी या कहिए कि आप उसमें आंदोलन से संबंधित जितनी संस्थाएं थी उन लोगों ने भी हिंदी को विकास के प्रेशर देने का भरसक पूरा प्रयास किया, ठीक है। इसके अलावा क्रांतिकारियों ने बड़ा श्रेय दिया। तो एक एक को आइए डिफाइन करते हैं, हम लोग समझते हैं इसको, बड़ा बोर हो रहे होंगे आई थिंक। आइए थोड़ा अलग तरीके से इसको लेते हैं। अंग्रेजी का योगदान, अंग्रेजों का क्या इसमें रोल रहा है, तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया है, राष्ट्रभाषा को बनाने में बड़ा रोल अंग्रेजों का रहा है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हर जगह जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी तो बड़ी सुविधा आएगी। तो वो कहते थे कम्युनिकेशन का माध्यम कोई एक बनाओ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनाने में अंग्रेजों का भी बड़ा रोल रहा है और उन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा वेटेज भी दिया। जैसे है राष्ट्रभाषा हमारे देश की संपर्क भाषा होती है और इसमें अगर देखेंगे तो हिंदी दीर्घ काल से सारे देश के जन जन के संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों में बल्लभादेव वगैरह का भी बड़ा रोल रहा है इसमें, और वल्लभाचार्य रामानुज हैं आदि ने इस भाषा के माध्यम से अपने मतों के प्रचार करने का माध्यम बनाया, ठीक है। यानी दक्षिण भारत में भी अगर देखेंगे तो हिंदी को बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो वल्लभाचार्य और रामानुज वगैरह को ये बड़े पैमाने पर जाता है। इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार भी किया था उन्होंने। अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत की बात अगर हम करते हैं जिनकी भाषा, जिन राज्यों की भाषा हिंदी नहीं थी, वहाँ की अगर हम चर्चा करते हैं, वहाँ की बात करते हैं तो उन राज्यों में देखेंगे जैसे जो भक्त संत कवियों की अगर बात करें तो असम के शंकरदेव हैं, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव जी हैं जो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं मराठी बोली जाती है, असम में असमिया वगैरह की भाषा चलती है, लेकिन उन्होंने अपने जो संचार का माध्यम बताया वो क्या हिंदी को किया है। इसी तरह गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो नरसिंह मेहता हैं और बंगाल के चैतन्य वगैरह जो हैं ये मतलब जो हिंदी को ज़्यादा प्रेशर देते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने में बड़ा योगदान इनका भी रहता है। ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद की स्थापना के क्रम में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के माध्यम से दिक्कतें पेश आई तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा यानी कि हिंदी भाषा, ठीक है, खोलकर अधिकारियों को हिंदी सीखने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका लाभ देखकर मुक्त कंठ से हिंदी की सराहना की है। जैसे इसमें देखेंगे टीसी मेटकॉफ हैं, इसके अलावा अगर बात करेंगे टॉमस रोबक हैं, विलियम केरी हैं, एच.टी. कोलब्रुक हैं और जॉर्ज गियर्सन है। ये तमाम सारे ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने हिंदी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें स्टेटमेंट्स के माध्यम से लिखी हैं। इन्होंने जब क्रॉसपॉन्डेंस किया यानी पत्राचार किया अपने ब्रिटेन के उच्चाधिकारियों से या अपने परिवार से जब कम्युनिकेशन किया तो वहाँ पर इन्होंने एक अच्छी अच्छी बातें बताई और हिंदी के बारे में, हिंदी क्या है और कितनी अच्छी लैंग्वेज है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे भरसक पूरा वेटेज दिया, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया, ठीक है। तो इनका भी बड़ा रोल रहता है हिंदी के विकास में, ठीक है। आगे है कि अगर बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन जितने हुए हैं इनमें अगर हम बात करेंगे ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी आपको, ये सारी संस्थाएं जो
जो कम्युनिकेशन का माध्यम था वो क्या था, हिंदी ही था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें केशव चंद्र सेन भी रहे हैं और जिनकी स्थापना ब्रह्म समाजी की स्थापना की थी, भारतीय एकता कैसी हो, और ये है 1875 ईस्वी में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसी तरह से आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में की, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, इसके अलावा प्रार्थना समाज है जिसकी 1867 में स्थापना होती है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी इसकी स्थापना। सनातन धर्म सभा की स्थापना 1895 में होती है, इसे पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने स्थापित किया था। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, 1897 में इस्टेब्लिश हुआ था जिसकी स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। तो इसमें बच्चों आप लोग देखेंगे तो ये रामकृष्ण मिशन है जिसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। साथ ही साथ अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक बात हुई थी, यहाँ पर ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी, और एक ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन जी थे जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है भारतीय एकता कैसी हो, जो कि 1875 में प्रकाशित की गई थी। तो ये बात यहाँ पे थी, मैंने रिपीटेशन में कुछ चीज़ें कही थी, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण संस्थाएं रही जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में, ब्रिटिश देने में बड़ा रोल अदा किया है। इसके साथ अगर हम देखें और भी तमाम सारे हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक जो संस्थाएं रही हैं, इनकी बात करते हैं तो नागरिक प्रचारणी सभा है जिसकी स्थापना बनारस में की गई थी, जिसे काशी भी कहते हैं, 1833 ईस्वी में की गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके इंडिविजुअल प्री में, तो आप इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्यिक सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, 1910 में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, गुजरात विद्यापीठ जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, ये सब क्या है, संस्थाएं हैं जो कि किससे संबंधित हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित संस्थाएं हैं। इसके अलावा बच्चों हैं बिहार विद्यापीठ जो कि पटना में पड़ता है। ठीक है, इस्टेब्लिश है, और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी तरह से हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद में है, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी विद्यापीठ है देवघर है, 1929 में स्थापित की गई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है जो वर्धा में स्थापित की गई थी, गुजरात में पड़ता है, ये 1936 में स्थापित की गई थी। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा जो पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में 1937 में स्थापित की गई थी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ है जो कि बम्बई में स्टैब्लिश की गई थी 1938 ईस्वी में। फिर इसके बाद में असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जो कि गुवाहाटी में स्थित है, उसकी स्थापना 1938 में की गई। और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो कि पटना में स्टैब्लिश 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद अगर बात करते हैं अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ की जो कि नई दिल्ली में है, 1964 में ये स्टैब्लिश की गई थी। ओके, इसके अलावा आप बात करेंगे तो नागरी लिपि परिषद है जो जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ये दिल्ली में स्थित है। ये सारी जो संस्थाएं आप देख रहे हैं, इन संस्थाओं का जो रोल रहा है वो किसके लिए रहा है, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इससे प्री में भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं और ये हिंदी साहित्य के विकास को समझने में भी आसान होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे हिंदी के विकास में राष्ट्रीय आंदोलनों के दरमियान लोगों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो उसमें गांधी वगैरह का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, तिलक जी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तिलक जी भी इसका प्रश्रय करने का प्रश्रय देते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेसी नेताओं का, चूंकि उस समय जो आंदोलन की जो फेस हुआ करता था वो कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस ही नरम दल और गरम दलों में आगे चल करके बटी, फिर वहाँ चीज़ें हुई, लेकिन कांग्रेस ही मेन आधार थी। तो उसमें हम लोग बात करेंगे, तिलक की बात करेंगे और वहीं बात करेंगे गांधी जी ने भी अपने स्पीचों में क्या कहा है, भड़ौच के अपने आयोजित जो संगोष्ठी होती है उसमें उन्होंने क्या बातें बताई हैं, आज हम लोग उसको भी देखें। 5 बिंदुओं को क्या क्या राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में क्या कहा है वो सब देखते हैं। आइए देखते हैं 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का जोर पकड़ता जाता है वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ता चला जाता है। किसके प्रति बढ़ता चला जाता है, राष्ट्रीयता के प्रति। कोई राष्ट्रीय झंडा हो, कोई राष्ट्रीय भाषा हो, इसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। ठीक है, कि हम भारतीय लोग हैं तो हमारी कोई एक फ्लैग होना चाहिए, हमारी कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी तो हम देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। तो ये आग्रह कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना के साथ बढ़ जाता है। लोकमान्य तिलक जी का भी बड़ा रोल है, जैसा कि मैंने बताया इसमें आप लोगों को। इसके अलावा गांधी जी की कुछ बातें हैं जिन्होंने कही, वो आप देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1917 ईस्वी में भड़ौच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा, सभापतित्व करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया और गांधी जी ने क्या कहा, राष्ट्रभाषा के लिए कुल 5 लक्षण या 5 शर्तें होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा कोई हो सकती है, उसके लिए 5 कंडीशन इन्होंने बताई गांधी जी ने। ठीक है, वो 5 बातें कौन कौन सी थी।
अमलदारों यानी कि राजकीय अधिकारियों, अमलदारों का मतलब होता है जो राज के कर्मचारी होते हैं, राज का काम करते हैं, के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि जो कामकाज की भाषा लैंग्वेज सरल होनी चाहिए, जिसको डिजर्व करती थी हिंदी। यही जरूरी है, यह जरूरी है कि भारत वर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों, यानी कि ऐसी कोई लैंग्वेज रखी जाए कि बहुतेरे लोग बोलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि भाषा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कोई एक भाषा तभी उसमें से राष्ट्रीय भाषा बनती है जिसको बहुत सारे लोग, ज़्यादा संख्या में लोग बोलते हो और थोड़ी सरल लैंग्वेज उसकी हो। ठीक है। इसके बाद तीसरी पॉइंट उन्होंने क्या बात कही कि उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए, कि मतलब कम्युनिकेशन का एक बेहतर तरीका होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए, लैंग्वेज इसकी सरल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पांचवा स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा अपना, उनका स्टेटमेंट था, उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण 5 बातें बताई गांधी जी ने, जिसके संदर्भ में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें क्या करती हैं कि कहीं न कहीं हिंदी को वेटेज देती हैं, और ये तमाम सारे ऐसे इशू रहे हैं जिन्होंने हिंदी को विकास में महती भूमिका अदा करते हैं। ये क्रांतिकारी हमारे, अंग्रेज हमारे, और धार्मिक और सामाजिक जो संस्थाएँ स्थापित की गई थी, उन सभी ने हिंदी को आगे राष्ट्रभाषा बनाने में, यानी आगे जब देश हमारा आज़ाद हो जाता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकाज की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हिंदी के साहित्य के संदर्भ में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, हिंदी का विकास आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। अब आगे के दौर में हम लोग देखेंगे, देश हमारा आज़ाद होगा और आज़ादी के बाद में कैसे कैसे इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो नेशनल लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनती है, यानी कि जो राष्ट्रभाषा थी अब वो राजभाषा में कैसे परिवर्तित होगी। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, अपना प्यार, अपना साथ ऐसे बनाए रखिए।